नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मौसम बदलने के साथ ही लोगों में खांसी, जुकाम और वायरल बुखार के मामले तेजी से बढ़ रही हैं। तो डॉक्टर्स का कहना है कि ये मौसम का असर है और ज्यादातर मामलों में ये सामान्य वायरल होता है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है। लगातार बीमारियां लोगों को चपेट में ले रही हैं। इसी पर हमारी ब्यूरो हेड सपना चारण ने हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर एनके शर्मा से खास बातचीत की। आज हमारे साथ डॉक्टर एनके शर्मा हैं, जो कि आईएमए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं नोएडा से। तो आज हम उनसे वेदर को लेकर सबसे पहले तो बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, अभी जैसे वेदर चेंज हो रहा है, गर्मी से हम सर्दी की ओर जा रहे हैं, ड्राई वेदर है, लोगों को वायरल बहुत हो रहा है इस मौसम में। तो क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए जिससे वो कम बीमार पड़े? देखिए सपना जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आपके चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश की आम जनता को मैं एक मैसेज देना चाहूंगा और जानकारी देना चाहूंगा स्वास्थ्य के विषय में। इस जो ये वेदर जो चेंज हो रहा है, जो आज का मौसम है, इस मौसम में कई बार क्या होता है देखने को मिलता है कि धूल मिट्टी धुएं के कणों के साथ में बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन जो है वो अ, जब एटमॉस्फेयर में नॉर्मल सरफेस पे आ जाते हैं, थोड़ा डाउन सरफेस पे आ जाते हैं, तो क्योंकि बरसात का मौसम चला गया है तो रोड साइड पे भी कई बार धूल मिट्टी इस तरह के उड़ती रहते हैं। तो उसके धूल मिट्टी धुएं के कणों के साथ मिलकर के वो जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, जब सांस लेते हैं, जो हम जो कि जिसके बिना हम अ, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो श्वसन के द्वारा सांस नली को वो प्रभावित करते हैं, जिसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। गले में सबसे पहले उसका संक्रमण होता है, यानी कि इन्फेक्शन फैलाते हैं, यानी कि स्वेलिंग और इस तरह की चीजें आएंगी। और जैसे ही इन्फेक्शन डेवलप होना शुरू हो जाता है तो लो ग्रेड फीवर, गले में पेन और खराश, कई बार ये इन्फेक्शन इतना घातक हो जाता है कि वो कई बार देखने को मिलता है छोटे बच्चे और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स है। क्योंकि मॉर्निंग टाइम्स में आपने देखा होगा, लोग बाग मॉर्निंग वॉक पे जब निकलते हैं तो और रात को कुछ और वेदर होता है, सुबह के टाइम कुछ और वेदर होता है, तो ऐसे में इन्फेक्शन फैलने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। क्योंकि जैसे ही गले को इन्फेक्शन पकड़ेगा तो जो इन्फेक्शन आ रहा है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है। बहुत सारे वायरस जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस है, राइनो वायरस है, साइनोसाइटिस वायरस है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो कोरोना भी जो एक वायरस ही था। और इस तरह के कई सारे वायरस है जो वायरस धीरे 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 फिर बाद में कई बार हमारे लंग्स को प्रभावित करते हैं, और जिसकी वजह से कई बार पेशेंट की बड़ी क्रिटिकल कंडीशंस हो जाती है। आपने कई बार सुना होगा छोटे बच्चों में भी और बड़ों में भी कि आज के समय में कई बार अक्सर देखने को मिलता है कि नमोनिया हो गया या निमोनाइटिस हो गया। तो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया जो है वो कई बार सांस की नली के द्वारा हमारे फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, और इतना प्रभावित कर देते हैं कि लंग्स के सारे लोग जो भी 5 लूब्स है उसको इन्फेक्शन से वो काफी एक्यूट कंडीशंस में पहुंच जाते हैं। तो आज का जो मौसम जो चेंज हो रहा है ये बड़ा खतरनाक है, बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता है। कई बार क्या होता है कि उस इन्फेक्शन की वजह से हमारी जो श्वसन नली है उसमें स्वेलिंग आनी शुरू होगी। जब स्वेलिंग आनी शुरू होगी तो क्या होगा कि एयर स्पेस जो है, एयरवे जो है, जिसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बोलते हैं, हिंदी में जिसको हम श्वसन नली बोलते हैं, तो उसका स्पेस जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, वो नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से लंग्स को जो है ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और पेशेंट धीरे 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 उसको जो है सीओपीडी की तरफ वो जाने लगता है। सीओपीडी मीन्स यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, यानी कि सांस की नलियों के अंदर रुकावट आना, सुकड़ जाना, जिसकी वजह से कई बार पेशेंट को ऑक्सीजन की भी आवश्यकता पड़ जाती है और कई बार मूर्छित भी हो जाते हैं। क्योंकि मूर्छा होने के कारण यही होता है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी के अंदर कम होगी तो ब्लड सर्कुलेशन भी कम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू ब्लड में मिक्स होकर के पूरी बॉडी को सर्कुलेट होती है। तो ब्रेन को भी ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, तो धीरे धीरे पेशेंट जो है ना हाइपोक्सिया की तरफ चला जाएगा और वो मूर्छित होने लगता है, जिसकी वजह से कई बार जो है अनकॉन्शियस भी हो जाता है, बेहोश भी हो जाते हैं। और ऐसी कंडीशंस में पेशेंट को यदि समय पर ऑक्सीजन नहीं मिली तो उसकी डेथ तक हो जाती है। कई बार क्रिटिकल कंडीशंस होने पर पेशेंट को हमें वेंटिलेटर पर भी रखना पड़ता है। तो इस जो आज का जो वेदर है, जो समय है,
इसको खास तौर से हम लोगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और खास तौर से अभी मच्छर मक्खी का भी थोड़ा प्रकोप है, और क्योंकि आजकल थोड़ा डेंगू का भी प्रकोप साथ में आ रहा है, तो डेंगू जो है वो भी एक वायरल इन्फेक्शन ही है। तो हमें इन सब चीजों से बचने की बहुत आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपने कोविड का जिक्र किया, कोविड जिसको हम कोरोना वायरस भी बोलते हैं, जिसने हमारी जिंदगियों में एक नया मोड़ लाया और एक बहुत ही डिफरेंट तरह का हमारे सबकी लाइफ में एक एक्सपीरियंस देके गया। तो अब उसके बाद से लोगों का ऐसा मानना है कि वायरल जब उसके बाद होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी पे उसका ऑलरेडी इफेक्ट पड़ चुका है, जिसकी वजह से वो ज्यादा असर होता है। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। जो भी वायरल इन्फेक्शन है, इससे पहले भी जैसे कि स्वाइन फ्लू आया था, तो वो भी आज भी स्वाइन फ्लू के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो कोरोना भी का जो कोविड वाला पीरियड रहा है, जो कोरोना का वायरस था, वो भी आज भी है। वो कहीं नहीं गए, हम लोगों के बीच में ही है, हम लोगों के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, आज भी हमें दिखाई दे रहे हैं। वो अलग अलग वेरिएंट में कभी वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, कभी वो आ, थोड़ा वीक पड़ जाता है, बट वो अभी कहीं भी कोई भी वायरस अभी खत्म नहीं हुआ, और वो सब लोग अलग अलग रूपों में वो आते रहते हैं। और ये इतने शातिर होता है, वायरल इन्फेक्शंस जो है वो अपनी जो है म्यूटेशन चेंज कर लेते हैं, और वो अलग रूप में हम लोगों के सामने प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले तो यही है कि ह्यूमन बीइंग, सभी जितने भी हम सब लोग हैं, अपने इम्यून सिस्टम को थोड़ा डेवलप करें, अपने खान पान का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, योगा का ध्यान रखें, लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करें। हम अ, अपने ऑफिस के लिए बहुत समय निकालते हैं, बट अपने शरीर के लिए हम 15 मिनट भी यदि हम निकाल के थोड़ा योगा और एक्सरसाइज पर ध्यान दें, तो हमारा थोड़ा इम्यून सिस्टम थोड़ा डेवलप हो सकता है। थोड़ा हम बीमारी से फाइट करने की जो कैपेसिटी हमारी बॉडी के अंदर है, वो थोड़ा जनरेट हो सकती है। बट आज के टाइम में देखने को मिलता है जंक फूड, फास्ट फूड पे हम ज्यादा प्रचलन है, जिसकी वजह से और लेजी लाइफ हो गई है। देर से सोना है और सुबह देर से उठना है, तो उठते ही फिर ऑफिस की तरफ दौड़ लगानी है। तो ऐसी भाग दौड़ भरी लाइफ की वजह से भी हम लोगों का कई बार क्या हो गया कि लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया, और अपने स्वास्थ्य के प्रति हम बहुत लापरवाही हो गए। तो यदि हम स्वयं का थोड़ा ध्यान नहीं रखेंगे, तो हमारे स्वास्थ्य का ध्यान डॉक्टर रखेंगे। तो ये तो हमें सोचना है, यदि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकने के जो हमारे नेचुरल जो प्रोसेस है, नेचुरल जो हमारे सिस्टम्स है, यदि उनको हम थोड़ा सा अपना ले, योगा है, थोड़ा सा मेडिटेशन है, या खान पान है, तो उस पर थोड़ा हम ध्यान देंगे, तो मैं समझता हूँ इम्यून सिस्टम हमारा डेवलप भी होगा, और सात्विक भोजन हम थोड़ा लेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। डॉक्टर साहब, ये तो बात रही वायरल की, लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि अभी वेदर चेंज हो रहा है, सब लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल और ये है कि अब सर्दियां आ रही हैं तो मुझे नहीं लगता शायद कहीं और ये प्रॉब्लम होती होगी दिल्ली एनसीआर के अलावा, क्योंकि हमारे ही देश में शायद ये पॉल्यूशन की इतनी ज्यादा गंभीर समस्या है। अब जैसे ही सर्दियां शुरू होंगी, लोगों के मन में एक डर शुरू हो जाता है कि अब पॉल्यूशन आ जाएगा, उससे हमें बचना है, जो कि हमारे लंग्स पे, हमारे पूरी बॉडी पे बहुत ही खराब असर करता है। तो उसके लिए लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हमारी सरकारें भी बहुत ज्यादा कंसर्न है कि उससे कैसे बचना है, बहुत सारे डिसीजन भी लिए जा रहे हैं, लेकिन हर बार उसी तरह से हम उसी पॉल्यूशन की चपेट में आ जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज की सरकार, आज की गवर्नमेंट जो है बहुत ही पॉजिटिवली हेल्थ के लिए कॉन्शियस है, और बहुत अच्छा काम कर रही है। तो सभी काम गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देना भी नाइंसाफी होगा। कुछ का थोड़ा सा हमें खुद भी ध्यान रखना होगा। अब घर में 3 आदमी है और गाड़ी 5, तो आज के टाइम में क्या है कि हर इंसान, मैं किसी के ऊपर ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनकी लाइफ कि उनकी कैपेसिटी है वो 10 भी रख सकते हैं, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। बट हमने सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करना हमने बिल्कुल बंद कर दिया। अननेसेसरी बहुत से लोग तो आप देखेंगे कि शाम के टाइम निकल जाएंगे कि आउटिंग पे जा रहे हैं साहब, तो वो अननेसेसरी पॉल्यूशन फैला रहे हैं कि हम लोग सब मॉल में जा रहे हैं, हम तो फला जगह तो भीड़ भड़ाका वाली जगह पे हम थोड़ा बचे। सार्वजनिक जगह पर कई बार बहुत सारे लोग सार्वजनिक जगह पर ही वो कोई पान खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, वहीं वो पिक कर रहा है। तो ये सब चीजों को थोड़ा सा हमें अवॉइड करें, भीड़ ना बढ़ाए,
उस भीड़ में कोई हो सकता है वायरल इन्फेक्शन वाला कोई बंदा भी हो, वो घर पे वायरस ही लेके आ रहा हो। एक एयरपोर्ट पे आप जब जाएंगे तो आपने देखा होगा, एक आदमी को एयरपोर्ट पे जाना है तो 5 आदमी उसको छोड़ने जा रहे हैं। तो हर यात्री के साथ में इस तरीके से यदि जाते हैं तो कितने लोगों की वहां नेसेसरी भीड़ हुई। मार्केट में भी आपने देखा होगा, एक आदमी बाजार में कुछ सामान खरीदने जाएगा, 4 आदमी उसके सलाहकार जाते हैं उसके साथ में, तो अननेसेसरी जो है वो भीड़ को बढ़ाने का काम करते हैं। मूवी देखने जाना है तो 5 साथ में घूमने जा रहे हैं, चाट पकौड़े कहीं खाने जाना है, कुछ संडे है संडे मनाने जाना, एक प्रचलन हो गया है कि चलो मार्केट में घूम के, तो अननेसेसरी हम लोग मार्केट में भीड़ डेवलप करते हैं। और इत्तेफाक से यदि वहां कोई आ, किसी भी बीमारी से ग्रस्त है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ग्रस्त कोई पेशेंट है, सपोज करिए वहां ट्यूबरक्लोसिस से कोई 5 7 10 पेशेंट कहीं घूम रहे हो, तो वो तो एयर में आ रहा है ना। कोई वायरल इन्फेक्शन से घूम रहे हो, इन्फ्लुएंजा वायरस ही घूम रहा हो, स्वाइन फ्लू का ही घूम रहा हो, तो वो तो एयर में आ रहा है ना। तो लोग उसकी चपेट में भी आने की संभावना रहती है। तो हमें सार्वजनिक वाहनों का भी ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, मेट्रो का यूज करना चाहिए, अपने जो निजी वाहन है उनका कम से कम हम यूज करें। कहीं पर आपने देखा होगा घर में एक गाड़ी के अंदर एक ही आदमी जा रहे हैं बैठ करके, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, जबकि उसमें 3 आदमी और भी जा सकते थे बैठ के। तो हम लोग परिवार के 4 आदमी है, 4 आदमी अलग 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 अपनी गाड़ियां लेके जा रहे हैं, तो उससे क्या है, अननेसेसरी भीड़ भी बढ़ती है शहर के अंदर। फेस्टिवल्स के आसपास में तो बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता है, तो हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। अभी जैसे पॉल्यूशन का आएगा, अभी हम एक सरकार दूसरी सरकार के ऊपर आरोप लगाएंगे, अभी पॉल्यूशन वाला चीज जाएगी कि पंजाब ने के किसानों ने पराली जला दी या हरियाणा के किसानों ने पराली जला दी है, उसका पॉल्यूशन आया है। आखिरकार हम गैस के चैम्बर में तो शहर की जनता और सब लोग ही उसमें आती है, और वे लोग भी आते हैं जो लोग पॉल्यूशन के प्रति जागरूक है, वो लोग भी उसकी चपेट में आ जाते हैं। कुछ चंद लोगों की आ, जो है गलतियों का खामियाजा पूरा शहर और आम जनता भी भुगतती है। जो गरीब फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो साइकिलों पे चल रहे हैं, जिनके पास साइकिल भी नहीं, जो पैदल ही आना जाना कर रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं, वो लोग भी उसके शिकार होते हैं। तो हमें सभी का ध्यान में रखते हुए, अमीर और गरीब, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन होता है वो ये नहीं देखता है कि कौन अमीर है कौन गरीब है, तो हमें अमीर और गरीब का सबका ध्यान रखते हुए कोशिश करना चाहिए अपनी साइड से कि वाटर पॉल्यूशन है, चाहे नॉइज पॉल्यूशन है, या फिर व्हीकल का पॉल्यूशन है, वो जितना भी कम से कम हो सकता है तो हम उसे कम करें। या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो भी पॉल्यूशन है तो हम यदि उस पर थोड़ा विशेष ध्यान रख लें। और हर आदमी हर इंसान अपने घर के सामने जो पेड़ पौधे लगे हैं उन पे थोड़ा छिड़काव कर ले, ताकि वो ऑक्सीजन और जनरेट करें, उनकी धूल मिट्टी कम हो जाए पत्तों पे। थोड़ा सा घर के सामने पानी का छिड़काव करें ताकि जो है धूल ना उड़े, जिससे पोल्यूशन कम हो। छोटी छोटी सावधानियां यदि हम बरत लेंगे तो मैं समझता हूँ काफी हद तक हम लोग पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जरूरी है कि हर एक आदमी प्रिकॉशन ले, ये सभी की जिम्मेदारी है, तभी शायद हम लोग इस पॉल्यूशन से बच पाएंगे। सर, दूसरा सवाल मेरा ये है, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और हर आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर के पास ही आता है दवा लेने के लिए। और अगर अब बात करें डायबिटीज की तो मुझे लगता है हर 4 में से एक आदमी को डायबिटीज है। और आप डायबिटीज के स्पेशलिस्ट भी हैं, लेकिन लोग दवाइयां खाते हैं तो उसके बाद भी दवाइयों का भी साइड इफेक्ट होता है। दवाइयों के साइड इफेक्ट से कैसे बचे, या दवाइयां खाने से कैसे बचे, और आप एक डॉक्टर हैं तो क्या सजेस्ट करेंगे कि दवाइयां खानी भी चाहिए या क्या नहीं? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है आपने सपना जी। मेडिसिन चाहे कोई भी हो मजबूरी में ली जाती है। यदि डायबिटीज किसी पेशेंट को है और वो लाइफ स्टाइल इस तरह का रहा है कि उसको अ, समस्या डेवलप हुई है, और या तो कोई जेनेटिक प्रॉब्लम रही है, उनकी लाइफ स्टाइल से रहा है, या किसी भी, या कोई और कोई इशू बना है जिसकी वजह से उनको शुगर रहना शुरू हुआ। यदि हम शुगर को कंट्रोल कर ले, अपने लाइफ स्टाइल को कंट्रोल कर ले, अपने खान पान को कंट्रोल कर ले, तो मैं समझ सकता हूँ कि हमें शुगर की मेडिसिन लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसका एक कारण भी है कि दुनिया की कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवाई, कोई भी डॉक्टर शुगर कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक हम अपनी खान पान को कंट्रोल नहीं करेंगे। यदि हम अपने खान पान को कंट्रोल कर लेंगे तो मैं समझता हूँ शुगर की दवाई लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। थैंक यू डॉक्टर साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए।
तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर एनके शर्मा, जिन्होंने हमें विस्तार से बताया कि क्या करना चाहिए, इस मौसम में कैसे बचना चाहिए, कैसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए और दवा तभी लेनी चाहिए जब बहुत ज्यादा मजबूरी हो। हमारे आज के इस खास इंटरव्यू में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने रशिया इंडिया बिजनेस फोरम में आए सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उन्होंने भविष्य में भारत द्वारा कजान में होने वाले निवेश के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। नमस्ते, राष्ट्रीय गुड मॉर्निंग। Let me begin first of all by congratulating Rais on his re-election as the governor of Maharashtra of Rajasthan. Literally, just 3 weeks back, there was election and he was re-elected to the post. So, Excellency, congratulations to you. It clearly shows how effectively you are providing services to the people to earn their vote, their support to once again. I would also like to congratulate the Rais and to the entire government for the warm impression that they left on the Prime Minister of India and the entire Indian delegation, which visited last year to attend the BRICS summit in this beautiful city of Kazan. We understand the importance of this region. It is among the fastest growing regions of the Russian Federation. It is the 7th largest contributor to Russian GDP. It is among the most attractive region for attracting investment. And of course it hosts a large number of Indian students here. I always say that Russia is more than 4 times bigger than India. And India is nearly 10 times bigger in population than Russia. So we have very deep and extensive potential complementarities to cooperate. And it is no wonder when we decided last year to expand our diplomatic presence in Russian Federation. Kazan was one of the 2 cities chosen to open new consulate. And the events have also, some of them not been different, but simply perhaps the higher powers thought it so that once we took the decision, we had the visit of the Prime Minister, we had other cultural events, and now literally on the eve of the opening of the consulate, we have this wonderful forum.
we have actually received all the permissions for opening of the consulate from the government of the Russian Federation, and it is now a matter of weeks, not months, and it could be as early as next month that our consulate will start functioning in this city. And one of the officers posted is already present in Moscow, Ms. Gitka. She will be coming over and start working from Kazan. So Moscow's loss is going to be Kazan's gain. About the time program, Excellency, the important point many times is that we become focused on the capital region, whereas many times engine of growth is internet. And here in this delegation we have focused on that aspect to bring people from Andhra Pradesh and Telangana, which are amongst the fastest growing. Literally just 3 weeks back. प्रदेश में औद्योगिक निवेश को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री इन्वेस्ट यूपी के पुनर्गठन को हरी झंडी दी गई। नई व्यवस्था के तहत देश के 5 प्रमुख शहरों मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में ऑफिस खुलेंगे तो टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विस सेक्टर में विशेषज्ञ सेल भी बनाए जाएंगे। तो लक्ष्य है इन्वेस्ट यूपी को एक निवेशक केंद्रित, दक्ष और पारदर्शी संस्था बनाना और इन्वेस्टमेंट प्रक्रिया को डिजिटल और आसान बनाने के लिए निवेश मित्र पोर्टल 3.0 लॉन्च, तो जिसमें एआई चैटबॉट, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं होंगी। तो जापान, कोरिया, जर्मनी और खाड़ी देशों के निवेशकों से सीधा संवाद फोकस कंट्री डेस्क के जरिए चाइना 1 रणनीति से अब तक 219 कंपनियां यूपी में सक्रिय निवेश चरण में। तो देश के 5 प्रमुख शहरों में ये ऑफिस खोले जाएंगे। तो निवेश मित्र पोर्टल 3.0 लॉन्च हुआ। खबरों में अभी के लिए इतना ही, लेकिन अब आपको लेके चलते हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता के प्रोग्राम प्लस माइनस में।